हेलो एवरीवन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 12th क्लास का एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है और इसकी मोस्टली वीडियोस सब इसकी डल चुकी हैं, मतलब सब यूट्यूब पर हैं मेरी वीडियोस। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से जो डिसऑर्डर हो रहे हैं वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो ह्यूमंस में किस तरीके से, मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किस तरीके से होंगे। नॉर्मल केस में ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। 46 मीन्स 22 पेयर्स ऑटोसोम प्लस 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम नंबर 46 है। अब ये क्रोमोसोम नंबर बढ़ के यदि 47 हो जाए, 48 हो जाए, 49 हो जाए, या क्रोमोसोम नंबर कम हो के 45 रह जाए, तभी हर केस में मतलब जो बच्चा होगा, प्रोजेनी होगी, वो एबनॉर्मल होगी। तभी कहा जाता है कई बार कि पेरेंट्स तो नॉर्मल हैं और बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, या उसको हिंदी में कहते हैं कि बच्चा बेवकूफ़ है, जबकि पेरेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या ये डिजीज़, क्या ये डिसऑर्डर हेरिटेबल हैं? आंसर होगा नो। ये डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये नॉन हेरिटेबल हैं। और पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू जब इसकी स्टडी करते हैं तो वो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू भी इसकी स्टडी हम, इनकी जो भी ये डिसऑर्डर हैं, इनकी स्टडी हम पेडिग्री एनालिसिस से नहीं कर सकते। तो अभी मैं डिटेल बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है कि पेरेंट्स नॉर्मल है और बच्चा बेवकूफ़ हो गया या बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो गया, तो वो किस वजह से होता है वो आगे वीडियो में। पहले इसके टाइप्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 2 टाइप का है, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। पहले हम पॉलीप्लॉइडी वाला पोर्शन ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा पोर्शन है। पॉलीप्लॉइडी नेम से ही क्लियर है, इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब जैसे ये किस वजह से होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होगा, हम ये कहते हैं फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज। जब टीलोफेज कंडीशन होगी तो जब 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाती हैं, और 2 न्यूक्लियाई के बाद अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में फरो मेथड से साइटोकाइनेसिस होगा। धीरे धीरे ये आपस में फ्यूज़ करेंगी और 1 मदर सेल डिवाइडेड इन 2 डॉटर सेल। पर कई बार ऐसा होता है कि जो फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न, तो जब ये यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा नहीं तो तुम ये देख रहे हो कि होल सेटअप दोबारा डिवाइड करेगा, फिर 3rd टाइम डिवाइड करेगी, सेल लगातार डिवाइड करेंगी, न्यूक्लियाई डिवाइड होती रहेंगी, पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो यहाँ पर इंक्रीज इन, इसकी वजह से इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। अब इसकी वजह से जैसे ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, अब एप्पल की पेंटाप्लॉइड वैरायटी है, हेक्साप्लॉइड वैरायटी वीट की है। वीट जो हेक्साप्लॉइड वैरायटी है, ये ट्रिटिकेल हेक्साप्लॉइड वैरायटी 6x = 42 क्रोमोसोम। इसमें 42 क्रोमोसोम है, तो जो बेसिक नंबर इसका है n = 7। बेसिक नंबर इसका n = 7 है, इसका मतलब डिप्लॉइड 14 है। पर यह हेक्साप्लॉइड वैरायटी जो बनाई है, जो कि एक पॉलीप्लॉइडी वैरायटी है, इसमें 42 क्रोमोसोम्स हैं। और ट्रिटिकेल 2 स्पीशीज़ के मिलने से बनी है। एक तो सिकेल सीरियल, जो राई होती है, देखो एक राई तो फैमिली क्रूसीफेरी में होती है जो सब चीज़ों में डलती है, और एक राई ऐसी होती है सिकेल सीरियल जो फैमिली ग्रेमिनी की है, तो ये ग्रेमिनी का सिकेल सीरियल प्लस ट्राइटिकम एस्टिवम, जो वीट की नॉर्मल वैरायटी है ट्राइटिकम एस्टिवम, और सिकेल सीरियल के मिलने से क्या बनती है? ट्रिटिकेल। ओके, तो ये पॉलीप्लॉइडी ये थोड़ा पोर्शन है, इसको ख़त्म कर दिया। अब हम लेकर चलते हैं क्योंकि मेन इस वीडियो का पार्ट है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का क्या मीनिंग है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, जैसे मान लिया मेरा एक क्रोमोसोम है ये, और इस तरीके से बाइफर्केट है, तो ये क्रोमेटिड अलग अलग नहीं हो पाए। फेलियर, ये जो क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। गेन, और या तो क्रोमोसोम बढ़ेंगे या क्रोमोसोम कम होंगे। मान लिया फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कहती हूँ ये मेटाफेज स्टेज में
यहाँ पर पेयर्ड क्रोमोसोम आ रहे हैं। बायो वाले बच्चे इस चीज़ को समझ जाएंगे। मेटाफेजिक प्लेट पर पेयर्ड क्रोमोसोम आ रहे हैं। एनाफेज में ये सेग्रीगेट होते हैं। तो एनाफेज में सेग्रीगेट ना होके एक में तो एक सेल में दोनों चले गए, दोनों पार्ट, और दूसरी सेल जो है वो एम्प्टी रह गई, कोई गया ही नहीं। तो इसका मतलब या तो गेन या लॉस ऑफ क्रोमोसोम। तो इस वजह से ये दो टाइप का होता है। एक मतलब हाइपरप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी, इसका मैंने पूरा चार्ट एक वीडियो में डाला हुआ है, पहले से ही डाला हुआ है। अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं ये बता रही हूँ, ये दो टाइप का है, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी का मतलब अभी मैं बता के चुकी हूँ कि ह्यूमंस के सेल के अंदर जो 46 क्रोमोसोम है, आउट ऑफ 46 22 पेयर्स, ये मान लिया इस तरीके से हैं, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, इस तरीके से ये 22 पेयर्स क्रोमोसोम है। तो जो 21 नंबर क्रोमोसोम आएगा, ध्यान से सुनना ये बात, जब ये 21 नंबर क्रोमोसोम आएगा तो उस पर दो ऑटोसोम, क्योंकि ये 22 पेयर्स ऑटोसोम्स है, तो जब 21 पेयर आएगा उस पर दो ऑटोसोम होने चाहिए, दो की जगह वहाँ 3 हो गए, एक ऑटोसोम बढ़ गया है। ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी का एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है, मतलब तुम लोगों के सिलेबस में है, पर इसमें बहुत सारे और भी सिंड्रोम होते हैं। पर पहले डाउन सिंड्रोम को सुनो। डाउन सिंड्रोम इसको बोला जाता है मंगोलियन इडियोसी, क्योंकि फेस जो है वो मंगोलिज्म की तरह लगता है। फोरहेड ब्रॉड होगा, लिप्स मोटे होंगे, बहुत ज़्यादा मुंह हमेशा खुला रहता है, टंग मोटी मोटी होती हैं, आईज अंदर की तरफ होती हैं, हाथ और पैर, मतलब जो हाथ बिल्कुल छोटे छोटे हाथ होंगे, मेंटली रिटार्टेड बच्चे होंगे। तो ये मंगोलियन इडियोसी और मंगोलिज्म और 21 ट्राइसोमी, एक ऑटोसोम मतलब एक ऑटोसोम 21 नंबर पर ये इंक्रीज हो गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 21 ट्राइसोमी। अगर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या कहोगे, 47। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये बॉय होंगे या गर्ल्स होंगी, तब क्या आंसर होगा, तुम्हारा आंसर होगा ये कोई भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि एबनॉर्मलिटी किस पर आई है, ऑटोसोम पर। ये बॉय भी हो सकते हैं और गर्ल भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि एबनॉर्मलिटी ऑटोसोम पर है। अब एनसीईआरटी में जो इसके एनसीईआरटी में ये जो गिवन है पेज नंबर 92 पर, डाउन सिंड्रोम, द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी ऑफ 21. दिस ऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई लैंगडन डाउन 1866. द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, मतलब ये मैं एनसीईआरटी इसलिए दिखा रही हूँ कि एनसीईआरटी से इसके कैरेक्टर आप कर सकते हैं। Short stature with small rounded head, furrowed tongue and partially opened mouth. Palm is broad with characteristic palm crease. Physical, psychomotor and mental development is retarded. तो इस बेबी का ये डायग्राम दे रखा है डाउन सिंड्रोम बेबी का, और इसमें 21 नंबर क्रोमोसोम, इस पर 2 की जगह 3 ऑटोसोम। ओके, तो ये डाउन सिंड्रोम। अब आता है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ये डाउन सिंड्रोम। अब आता है सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में फर्स्ट आता है टर्नर सिंड्रोम। अच्छा ये एक मिनट, सॉरी, इसमें मैंने बताया डाउन सिंड्रोम तो ये बुक में दे रखा है, एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम थोड़ा हिंट के लिए नीट में कई बार पूछ लेते हैं, बस इसको तुम याद रखोगे। 18th ट्राइसोमी, 18 नंबर पर 2 की जगह 3 ऑटोसोम। एक होता है पटाउज सिंड्रोम, इसको बोलते हैं 13th ट्राइसोमी। एक होता है क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो 5th क्रोमोसोम है, 5th क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म, एक शॉर्ट आर्म है एक लॉन्ग आर्म डिलीटेड हो गई है। सोचो, एक क्रोमोसोम का
एक आर्म के डिलीटेड होने से बच्चा एबनॉर्मल हो गया। सिंड्रोम, हर बार हम सिंड्रोम क्यों कह रहे हैं? सिंड्रोम का मतलब कोई भी डिजीज़, मान लिया हम कहते हैं कि फीवर आ रहा है, पर फीवर के साथ साथ बहुत सारे और कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं कि फीवर के साथ साथ हम ये कह रहे हैं रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, मतलब सिर में दर्द है, और बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, तब इस कंबाइंड फॉर्म में उनको बोलते हैं सिंड्रोम। तो क्राइड्यूचेट सिंड्रोम मतलब किटन क्राई, रात को अगर यह जब भी बच्चा रोता है तो ऐसे लगता है बिल्ली का बच्चा रो रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्राइड्यूचेट सिंड्रोम, इसमें 5th क्रोमोसोम पर लॉन्ग आर्म डिलीटेड हो गई है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। ओके, अब आता है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, और सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जिसमें फर्स्ट है टर्नर सिंड्रोम, ये है मोनोसोमी। हाइपोप्लॉइडी का पार्ट है मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब 2n-1। मोनोसोमी का क्या मतलब है? 2n-1, और 2n-1 हुआ तो 2n इज इक्वल टू, ह्यूमंस के केस की बात चल रही है, 2n इज इक्वल टू 46-1, तो क्रोमोसोम कितने हो गए? 45। ये कब बनते हैं और कैसे बनते हैं? देखो, जो ह्यूमंस हैं, अगर फीमेल्स हैं, फीमेल्स में क्रोमोसोम 44+XX, मेल्स के अंदर क्रोमोसोम 44+XY। जब इसमें ओवा का फॉर्मेशन हुआ 22+X, 22+X, इनमें स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, तो स्पर्म जो है वो एबनॉर्मल, ये किसी भी वजह से एबनॉर्मल स्पर्म बन गए। एक में तो दोनों क्रोमोसोम चले गए और एक में कोई क्रोमोसोम गया ही नहीं, सेक्स क्रोमोसोम 22+0, 22+0। अब 20, क्योंकि ओवा तो सेम टाइप के हैं, तो अब ये स्पर्म जिसके पास कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, अगर ये किसी भी ओवा सेम है से अगर ये फ्यूज़न कर जाता है तो 44+ क्या बनेगा? X0, और 44+X0 इज इक्वल टू 45 क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम है 45 क्रोमोसोम, इनमें एक X क्रोमोसोम, यहाँ पर एक X क्रोमोसोम कम होता है, तो ये मतलब एक तरीके से फीमेल हैं, स्टेराइल फीमेल होती हैं ये, एक X क्रोमोसोम कम है, मेंटली रिटार्टेड होंगी, ओवरी जो है, ओवरी का डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा, यानी कि स्टेराइल कंडीशन भी होती है। तो बाकी करेक्टर एनसीईआरटी में थोड़े बहुत दे रखे हैं, तो वो देख सकते हैं। तो दो केस हो गया, एक तो या तो एबनॉर्मल स्पर्म बने और नॉर्मल ओवा, दूसरा केस ये हो सकता है कि ओवा एबनॉर्मल हो, एक ओवा में दोनों X क्रोमोसोम चले गए, दूसरे में कोई गया ही नहीं, स्पर्म नॉर्मल है, 22+X, 22+Y। अब मान लिया 22+X क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो ऐसे ओवा से फ्यूज़न करता है जिसके पास कोई सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तब भी क्या बनेगा? 44+X0। तो यानी कहने का मतलब है, कई बार ये केस कब होते हैं कि बहुत बड़ी एज हो गई है, बड़ी एज में आके जब अच्छा जर्म प्लाज्म, स्पर्म वीक होने लगते हैं, ओवा का मतलब जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से, ओवा हाईली डेवलप नहीं होता, कोई भी केस हो सकता है, फीमेल की बॉडी में कोई चेंजेस आ सकते हैं, मेल की बॉडी में कोई चेंजेस आ सकते हैं, तब ये एबनॉर्मलिटी, सेल डिवीज़न के टाइम ये एबनॉर्मलिटी होती हैं। और एबनॉर्मलिटी होने पर पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है पर बच्चा एबनॉर्मल होगा, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया है ये नॉन हेरिटेबल है, तो ये क्या कहलाएंगे? टर्नर सिंड्रोम। 2-4 इसके जो फीचर्स हैं वो एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। अब आता है हमारे पास क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अब आता है हमारे पास क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? सबसे पहली बात ट्राइसोमी, 2n+1। जब 2n+1 होगा तो ये कहलाएंगे, इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? 47। ट्राइसोमी। अब ये बनते कैसे हैं? अभी मान लिया ये फीमेल, ये मेल, फीमेल में 44+XX क्रोमोसोम, मेल में 44+XY क्रोमोसोम, ओवा का फॉर्मेशन हुआ, पहले डायरेक्ट एबनॉर्मल ओवा दिखा दो, 22+XX, एक ओवा में दोनों सेक्स क्रोमोसोम चले गए, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ये बात ध्यान रखोगे, मतलब जो नॉर्मली यहाँ पर ये है, नॉर्मली डिस्टिंक्ट होने चाहिए थे वो डिस्टिंक्ट नहीं हो पाए, एक तरफ दोनों चले गए, क्योंकि जिस तरफ इसमें
कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है पोल्स की तरफ, तो वो इस तरीके से होता है, या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि आपस में जुड़े हुए हैं, इस अटैच्ड है, तो ये अलग नहीं हो पाए। तो एक ओवा में दोनों चले गए, एक ओवा फ्री है सेक्स क्रोमोसोम से, इसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। स्पर्म नॉर्मल है, 22 + X 22 + Y। अब सपोज 22 + Y वाला स्पर्म जो है वो इस ओवा से, जिसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है, इसके साथ फ्यूज़न करता है तो क्या आएगा 44 + XXY। और 44 + XXY यानी कि 44, 45, 46, 47 क्रोमोसोम। और ये 47 क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम ज़्यादा है। एक कौन सा क्रोमोसोम ज़्यादा है? एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। वाई की वजह से मेल होंगे, लॉन्ग स्टेचर होगा, टेस्टिकल्स का डेवलपमेंट कम होगा, मेंटली रिटार्डेड होंगे, और सबसे बड़ी बात है इनमें क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तो फेमिनियन कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे। उन फेमिनियन कैरेक्टर्स को बोला जाता है गाइनेकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं इसमें, कौन सा फेमिनियन कैरेक्टर है? गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया का मतलब कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इनमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने तुम लोगों को इस वीडियो में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये सारा बोर्ड के लिए, नीट के लिए, काफ़ी हर चीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके बेटा, अगर ये वीडियो अच्छी लगे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बाकी वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर, मेरी जो यूट्यूब चैनल है तो उसमें प्लेलिस्ट पर डली हुई है। ठीक है, ओके, थैंक यू।